हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की जो अकाउंट्स क्लर्क की प्रैक्टिस सेट चल रहे थे, जो यूथ के सॉल्व करवा रहे थे मैं आप लोगों को, तो 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अब उसमें आज हम 4th प्रैक्टिस सेट है उसको सॉल्व करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन में दिए गए हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसमें। और इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मेरे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा बाकी की वीडियोस भी, और इसमें आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? लाभ और हानि खाता तैयार करने के क्या लाभ होते हैं, यानी क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? विदाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी असर्टेन। लाभ और हानि खाते के बिना जो उसके सदस्य होते हैं, जो साझेदार हैं, उनकी आय का पता नहीं लगाया जा सकता है। टू नो द एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म, इट इज कंपल्सरी टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी फर्म का वास्तविक लाभ जानने के लिए लाभ और हानि खाता तैयार करना अनिवार्य होता है। इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू पे एग्जैक्ट इनकम टैक्स टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज। आयकर अधिकारियों के सटीक आयकर देने के लिए लाभ और हानि खाता तैयार करना बहुत जरूरी होता है। ऑल ऑफ दिस, ये सभी। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, तो ये तीनों ही रीजंस जो दे रखे हैं करेक्ट हैं। ये तीनों ही प्रॉफिट होते हैं, लाभ होते हैं, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार किया जाता है, जिससे कि करेक्ट या सही इनकम पता की जा सके, जो उसके कोई फर्म है उसके जो पार्टनर्स होते हैं उनकी। दूसरा जो पॉइंट दे रखा है कि सही एक्यूरेट प्रॉफिट को पता लगाने के लिए, ये भी सही हो जाएगा। और सी पॉइंट जो दे रखा है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती हैं, वहां पर भी हमको जो टैक्स देना होता है, उसके लिए भी जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बनाना जरूरी होता है। तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ऑल ऑफ दीज। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिजनेस में कितना एक्सपेंसेस हुए हैं, कहाँ कहाँ से इनकम आई है, ये सारी चीजों को जानने के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। हम प्रीवियस अपने जो हमने बनाए हैं उससे कंपेयर कर सकते हैं, तो प्रीवियस ईयर हमारा रहा है, तो आपस में कंपेयर करके हमें ये पता चल जाता है कि प्रॉफिट हमारा बढ़ा है, घटा है, कहाँ कहाँ पे एक्सपेंसेस हमने ज्यादा कर दिए हैं, कितने एक्सपेंस हमारे ऐसे जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि हम नियंत्रण कर सकें। तो ये सारी चीजों का भी पता लगाया जा सकता है प्रॉफिट एंड लॉस के द्वारा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डिबेंचर इंटरेस्ट पेड इज रिकॉर्डेड इन विच पार्ट ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी? भुगतान किया गया ऋण पत्र का ब्याज एक लिमिटेड कंपनी के अंतिम खातों के किस हिस्से में दर्ज किया जाता है? यानी कि जो डिबेंचर्स होते हैं उन पर जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, उस इंटरेस्ट को हम जो अकाउंट्स अपने बना रहे हैं तो किस अकाउंट में हम दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ और हानि विनियोग खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाता, बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। तो कहाँ पर हम दिखाते हैं? तो जो भी इंटरेस्ट हमने पे किया है वो एक तरह से क्या है, हमारा एक्सपेंस होता है, हमारा खर्चा होता है, क्योंकि हमने व्यय किया है, उसे हम दिखाते हैं लाभ और हानि खाते में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस साइड में दिखाते हैं? अगर ये क्वेश्चन आता है तो डेबिट साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे, वो सब कहाँ जाते हैं? डेबिट में। और जो भी इनकम हमें कहीं से रिसीव हो रही होगी वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी हमारी क्रेडिट साइड में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, an entry of rupees 6,500 was wrongly posted to salaries account instead of machinery account as salaries are to be capitalized. It is dash. मशीनरी खाते के बजाय वेतन खाता था, उसमें 6,500 रुपए की प्रविष्टि गलत तरीके से पोस्ट की गई है, क्योंकि वेतन का पूंजीकरण किया जाना है। तो ये किस तरह की एरर है? एन एरर ऑफ कमीशन, कमीशन की त्रुटि, अ क्लर्कल एरर, लिखित त्रुटि, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि, एन एरर ऑफ ओमिशन, मूल की त्रुटि। तो यहाँ पर 6,500 रुपए थे जो कि मशीनरी खाते में, कहाँ दिखाने थे? जो हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं उसमें दिखाने थे, लेकिन कहाँ दिखा दिए? सैलरी अकाउंट में दिखा दिए। तो ये किस तरह की मिस्टेक है, किस तरह का एरर है? तो यहाँ पर मशीनरी अकाउंट में दिखाने थे, एक तरह का क्या था? कैपिटल एक्सपेंडिचर था, पूंजीगत व्यय था, लेकिन वेतन खाते में दिखा दिए तो उसको हमने क्या मान लिया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, आयगत व्यय मान लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो प्रिंसिपल की त्रुटि होगी, प्रिंसिपल का एरर होगा। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द बुक्स ऑफ मिसेस श्याम लिमिटेड ₹1,000 being purchased, return was posted to the purchase day book. What is the correction entry to be passed in the books of account? मिसेस श्याम लिमिटेड की किताबों में 1,000 रुपए का क्रय वापसी क्रय पुस्तक में लिखा किया गया था, खाते के रूप में पारित होने वाली सुधार पृष्टि क्या होगी?
यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 रुपए जो थे उसका क्या था, परचेज रिटर्न था, जो कि परचेज डे बुक जो थी उसमें पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि आपको पता होगा जो जर्नल हम बनाते हैं उसमें सब्सिडरी बुक भी, सहायक बहियां भी बनाई जाती हैं। तो उन सब्सिडरी बुक में अगर कुछ रिटर्न होता है तो उसे परचेज में नहीं दिखा करके परचेज रिटर्न बुक उसकी अलग से बनाई जाती है। इसी तरह सेल्स का भी रहता है कि सेल्स बुक अलग होती है, सेल्स रिटर्न बुक अलग बनाई जाती है। यहाँ पे इन्होंने बाय मिस्टेक क्या किया, उसे परचेज रिटर्न की जगह परचेज डे बुक में दिखा दिया है। तो उसकी जो करेक्शन एंट्री होगी वो कौन सी होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, या फिर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट टू परचेज अकाउंट। तो कौन सी एंट्री इसमें से करेक्ट हो जाएगी, तो जो आपकी डी पॉइंट पर दे रखा है वो एंट्री करेक्ट होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, यहाँ पर 2000 से होगा। कैसे, एक आपकी एंट्री हो जाएगी टू परचेज रिटर्न की 1000 की और टू परचेज अकाउंट की 1000 की, क्रेडिटर के अकाउंट में 2000 चला जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच अप वी नीड टू ओपन अ टेम्परेरी अकाउंट विच इज कॉल्ड। यदि तलपट मेल नहीं करता है तो हमें एक अस्थायी खाता खोलने की आवश्यकता होती है, जिसे कहा जाता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि अगर ट्रायल बैलेंस जो हमने बनाया है दोनों साइड मैच कर जाना चाहिए, लेकिन अगर मैच नहीं करते तो वहां पर हम कौन सा अकाउंट खोलते हैं, सन्ड्री अकाउंट फुटकर खाता, एरर अकाउंट भूल खाता, सस्पेंस अकाउंट उचंत खाता, मिसलेनियस अकाउंट विविध खाता। तो अगर दोनों साइड मेल नहीं खाते तो हम अकाउंट जो तैयार करते हैं वो हो जाता है हमारा सस्पेंस अकाउंट, यानी कि उचंत खाता। और ये तब तक बना रहता है जब तक वो एरर हमको मिल नहीं जाती। जैसी वो एरर मिलती है वैसे हम क्या करते हैं, उसकी इस तरह से कह सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन एंट्री कर देते हैं, या तो फिर अगर हमें कुछ अपनी एंट्री अशुद्धियों की सुधार की करनी है या एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं, जिससे कि एरर हमारी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट होता है, सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। और अगर लास्ट तक नहीं होती तो ऐसे ही इसे बैलेंस शीट में दिखा दिया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following are regarded as need of bank reconciliation statement? निम्नलिखित में से किसे बैंक समाधान विवरण की आवश्यकता के रूप में माना जाता है? It helps to understand the actual bank balance. ये वास्तविक बैंक शेष को समझाने में सहायता करता है, मदद करता है। It helps to identify the mistakes in the cash book and the passbook. ये कैश बुक और पासबुक में गलतियों की पहचान करने में सहायता करता है। It helps to detect and prevent frauds and error in recording the banking transactions. ये बैंकिंग लेन देन को रिकॉर्ड करने में धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने और उन्हें रोकने में मदद करता है। It helps to incorporate certain expenditure income debited created by bank in the book of accounts. ये बैंक द्वारा खातों की पुस्तकों में कुछ व्यय आय को डेबिट या फिर क्रेडिट करने में मदद करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो बैंक समाधान विवरण होता है, जो आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसे शॉर्ट में BRS भी बोलते हैं, वो किस तरह की एक तरह से कह सकते हैं आवश्यकता होती है उसको बनाने की, या कहाँ पर वो हमें हेल्पफुल होता है हमारे अकाउंट्स में। तो ये जो आपके पॉइंट्स से रखे इसमें से आपको देखना है कौन कौन से पॉइंट करेक्ट है, उसका नीचे कोड दे रखे, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर टिक करना है। तो देखते हैं कौन कौन से इसमें पॉइंट आपके करेक्ट होंगे। पहला पॉइंट जो है कि ये जो हमारा वास्तविक बैंक शेष है उसको समझने में एक्चुअली में हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है कैश बुक और जो पासबुक होती है दोनों के में डिफरेंस आ जाता है। क्यों आता है ये प्रीवियस वीडियो में कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये इसके शेष को समझने में हेल्पफुल होता है, करेक्ट है ये वाला पॉइंट भी। जो सेकंड पॉइंट है कि कैश बुक और पासबुक गलतियों की पहचान करने में हेल्पफुल होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ये बैंकिंग लेन देन को रिकॉर्ड करने में धोखाधड़ी त्रुटियों का पता लगाने में ये भी सही है कि अगर दोनों मिसमैच हो रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, क्यों रीजन से हो रहे हैं, उसका पता लगाया जाता है। और लास्ट में जो कह रहा है ये बैंक द्वारा खातों की पुस्तकों का जो एक्सपेंस हुए या इनकम हुए इनको डेबिट क्रेडिट करने में हेल्पफुल रहता है, करेक्ट है। तो यहाँ पर ये चारों ही पॉइंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, तो करेक्ट होगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सारे ही करेक्ट हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। जनरली जो होता है ये ऑल ऑफ वाला जो होता है वो डी पॉइंट पर दे रखा होता है, तो जल्दबाजी में टिक ना कर दीजिएगा, कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ऊपर नीचे भी दे रखा हो सकता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
If overdraft as per cash book is the starting point, a check of ₹5,000 deposited into the bank but not recorded in the cash book will be। यदि रोकड़ बही के अनुसार ओवरड्राफ्ट शुरुआती बिंदु है तो 5,000 रुपए का चेक बैंक में जमा लेकिन रोकड़ बही में दर्ज नहीं होंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वो क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि जो हमने कैश बुक बनाई थी उस कैश बुक के अकॉर्डिंग जो हमारा है वो ओवरड्राफ्ट आ रहा है, यानी कि वहां पर क्या है हमारा रिसीविंग कम है और पेमेंट हमने ज्यादा किया हुआ है, इसलिए क्या है ओवरड्राफ्ट है, यानी कि लोन लिया गया है। तो वहां पर 5,000 रुपए का चेक बैंक में जमा किया। अब हमने जो चेक है उसे बैंक में 5,000 का डिपॉजिट किया है, लेकिन उसे हमने कैश बुक में नहीं दिखाया है। तो अब हम जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो वहां पर उसे हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, किस तरह से दिखाएंगे, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इस 5,000 रुपए को हम क्या करेंगे, डिडक्ट कर देंगे, घटाएंगे या फिर ऐड करेंगे, या फिर हम 10,000 रुपए जोड़ देंगे या फिर 10,000 रुपए को हम घटाएंगे। यहाँ पर डिडक्टेड का मतलब है लेस करने से, घटाने से है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने कैश बुक में नहीं दिखाए हैं, जो चेक हमने बैंक में जमा कर दिया था, तो उसे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर से लेस कर देंगे, डिडक्ट करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने ये चीज नहीं मेंशन करी है कि जो हम स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोनों चीजों की बात की जा रही है, बैंक की भी की जा रही है, कैश बुक की भी की जा रही है, तो सिंपल सी बात है हम BRS बना रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ ए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से कौन सी बैंक समाधान विवरण की विशेषताएं हैं। इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक विवरण है। इट इज ए पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ अकाउंट, ये खातों की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकंसाइल द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड द बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। ये कैश बुक के अनुसार, बैंक बैलेंस और पासबुक के अनुसार रोकड़ शेष के बीच अंतर के कारणों का समाधान करने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो BRS होता है, जो बैंक समाधान विवरण होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं, क्या उसकी विशेषताएं होती हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है, करेक्ट है, ये एक विवरण होता है, अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट की तरह तैयार किया जाता है। ये आपकी जो प्रोसेस होता है, अकाउंट्स बनाए जाते हैं, उसका एक पार्ट है, ये गलत है, ये प्रोसेस का पार्ट नहीं है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है, जो कस्टमर है बैंक का वो बनाना चाहे तो बना सकता है, नहीं बनाना चाहे तो ना बनाइए, उसके पर डिपेंड करता है। ये आपकी जो अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है उसका पार्ट नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब जो लास्ट में कह रहा है कि ये कैश बुक के अनुसार, बैंक बैलेंस और पासबुक के अनुसार रोकड़ शेष के बीच अंतर, क्यों डिफरेंस आया, इसके रीजंस को पता करता है, करेक्ट हो जाएगा, ये भी सही है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट करेक्ट है। अब यहाँ पर नीचे कोड में देख लेते हैं कहाँ पर फर्स्ट और थर्ड दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी जो है वहां पर फर्स्ट और थर्ड दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जरूरी नहीं होता जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं सब में ऑल ही सही हो, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होकर ऑल लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता कि हमेशा ऑल ही सही हो। कभी कभी नन ऑफ द अबव भी आंसर होता है, कभी कभी ऑल ऑफ द, कभी कभी उसमें से कुछ भी करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर कई का आंसर है ऑप्शन बी। सिर्फ एक से तुक्का लगाने वाले ट्रिक का यूज करके ऑल ऑफ द अबव दे रखा है तो उसको मत लगा दीजिएगा, कई बार वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज द डैश। रोकड़ बही के अनुसार बैंक ओवरड्राफ्ट एक डैश है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, कैश बैलेंस, सेवरेबल बैलेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि कैश बुक के अकॉर्डिंग, हम यहाँ पर कैश बुक की बात कर रहे हैं, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है तो वो क्या है। तो वैसे तो कैश बुक जब भी बनाई जाती है आपको ये बात पता होगी कि उसमें किस तरह का बैलेंस आता है, हमेशा ही डेबिट बैलेंस रहता है। लेकिन अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा हो, क्योंकि एक्सेप्शंस भी रहते ही हैं, अपवाद रहते हैं हमेशा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर दे रखा हो तो क्या माना जाएगा। तो आपको पता होगा जो हम कैश बुक बनाते हैं उसमें हमारा जो डेबिट साइड होता है वो रिसिप्ट होती है, जितने भी हमें रिसीव हुआ है, रिसीविंग हुई है, जहां जहां से भी हमें इनकम्स आई है, रोकड़ में कैश आई है, इनफ्लो हुआ है, वो सारे आइटम्स हम दिखाते हैं। और जो हम दूसरा साइड बनाते हैं क्रेडिट का, वहां पर हम पेमेंट दिखाते हैं, जितना भी हमने कैश में पेमेंट किया, भुगतान किया है, उसको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे कह रहा है कि बैंक ओवरड्राफ्ट है तो इसका मतलब ये है कि आपने पेमेंट ज्यादा किया है, आपका क्रेडिट साइड बड़ा है और वो बैलेंस निकल करके हमारा किधर जाएगा, वो आएगा हमारी डेबिट साइड में। तो यहाँ पर क्या होगा, उसे कहेंगे हम क्रेडिट बैलेंस जमा शेष। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बैलेंस की बात की जा रही है, डेबिट छोटा है, रिसीविंग कम है, हमारा जो
क्रेडिट साइड है, पेमेंट हमने ज्यादा किया है, तो हमारा क्रेडिट का बैलेंस बचेगा और वो किधर आ जाएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो यहाँ पे ये पूछा उसे क्या कहेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा क्रेडिट बैलेंस। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर ये पूछता कि उसे हम किस तरफ दिखाएंगे, एक चीज को ध्यान रखिएगा ताकि कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाए, उसे हम किस साइड दिखाएंगे, तो उसे हम दिखाएंगे रिसीविंग के साइड में, डेबिट साइड में वो आपका बैलेंस बच करके आएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये डेबिट क्रेडिट थोड़ा सा कंफ्यूज करता है, लेकिन आप लोग तो जो भी कॉमर्स से हैं तो उनको तो ये चीजें क्लियर अच्छे से होंगी ही। तो ये बेसिक फंडामेंटल रूल्स हैं कॉमर्स के, ये तो पता होना जरूरी है आप लोगों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इकोनॉमिक इनिशिएटिव प्रिंसिपल से? आर्थिक इकाई सिद्धांत क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन ऑफ ए बिजनेस शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स ओनर्स एंड अदर बिजनेस। व्यवसाय का लेन देन अपने मालिकों और अपने व्यवसायों से अलग रखा जाना चाहिए। Transaction of a business should not be kept separate from those of its owners and other business. किसी व्यवसाय के लेन देन को अपने मालिकों और अन्य व्यवसाय से अलग नहीं रखा जाना चाहिए। Those transactions that can be proven should be recorded. वे लेन देन जो साबित किए जा सकते हैं उन्हें दर्ज किया जाना चाहिए। Those transactions that can be proven should not be recorded. वे लेन देन जो साबित किए जा सकते हैं उन्हें दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, इकोनॉमिक इनिशिएटिव प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है, आर्थिक इकाई सिद्धांत। यहाँ पर जो आर्थिक इकाई सिद्धांत क्या कहता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक वर्ड सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए जोड़ दिया गया है आपको। जो इनिशिएटिव प्रिंसिपल आपका मेनली है वही पूछा गया है। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो ओनर्स होते हैं या जो भी यहाँ पर क्या कह रहा है, जो मालिक होते हैं, स्वामी होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनका जो दायित्व होता है या फिर वो जो होते हैं उस कंपनी से अलग होते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। यानी कि कंपनी का उनके जो मालिक होते हैं उनके बीच में एक इसको एक तरह से कह सकते हैं कि इसके में एक विवाद भी है, अपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा सोलोमन बनाम सोलोमन का, ये जो है एक डिस्प्यूट भी आया था कि जो होते हैं उनका जो अस्तित्व होता है वो अलग होता है कंपनी से। तो इस वजह से क्या रहता है कि जो व्यवसाय का लेन देन होता है अपने मालिकों और व्यवसायों से अलग रखा जाना चाहिए। जो कंपनी की एसेट हो कंपनी की होती है, ये नहीं कहा जा सकता कि वो प्रॉपर्टी जो है वो जो ओनर्स है उनकी है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। जो भी ट्रांजैक्शन किए जाएंगे वो सब कंपनी के नाम से होते हैं, उसके ओनर्स के नाम से नहीं होते। जो भी कंपनी पर डिस्प्यूट होते हैं, जो भी वाद चलाए जाते हैं, वो सब कंपनी के नाम पर होते हैं, उसमें जो काम कर रहे हैं ओनर्स हैं उनके नाम पर नहीं होते। इसीलिए कहा जाता है कि एक पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, एक लीगल एंटिटी होती है अलग अलग दोनों की, इसीलिए कंपनी को एक आर्टिफिशियल बॉडी भी बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, The determination of expenses for an accounting period is based on the principle of। एक लेखांकन अवधि के लिए व्ययों का निर्धारण किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, मटेरियलिटी, सारता, पीरियोडिसिटी, अवधि, मैचिंग, मिलान। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लेखांकन अवधि में जो एक्सपेंसेस किए गए हैं व्ययों का निर्धारण किया जाता है वो किस सिद्धांत पर होता है? तो आपको पता है जब भी इनकम और जो एक्सपेंसेस हैं उनकी बात आएगी तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाता है, वो हो जाता है हमारा मैचिंग, मिलान की हो जाती है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों को मिलान करने के बाद ही हम इस पर पहुंचते हैं कि उस वर्ष में या उस लेखांकन अवधि में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the prime objective of an audit in view of Section 129, Section 1 of Companies Act 2013? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 Section 1 के अनुसार लेखा परीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर पूछ रहा है सिंपल सी क्वेश्चन की जो ऑडिटिंग होती है, ऑडिट किया जाता है, उसका मेन पर्पस क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या होता है? To ascertain that the financial statement show true and fair view of its financial position and earnings। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण इसकी वित्तीय स्थिति और आय के बारे में सही और निष्पक्ष दृश्य दिखाते हैं। टू कंप्लीट द ऑडिट एट द अर्लीस्ट, अंकेक्षण को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए। टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण पर हस्ताक्षर करने के लिए। टू ओनली चेक फ्यू थिंग्स विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स इवन इफ देयर इज ए सस्पिशन, संदेह होने पर भी विवरण में जाए बिना केवल कुछ चीजों की जांच करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपसे कह रहा है कि ये जो सेक्शन है उसके अंडर में ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, तो सेक्शन हो या ना हो तब भी जो प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिट करने का वो मेनली यही होता है, ये देखना कि जो भी स्टेटमेंट तैयार किए गए, जो अकाउंट्स रखे गए हैं
वो जो स्थिति दिखा रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस कंपनी की, उस फर्म की, उस संस्था की, वो एक्चुअल में सही है या नहीं है, इसकी जांच करना ही क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर यहाँ पर फ्रॉड या छल कपट त्रुटियां दे रखा होता तो वो सेकेंडरी आ जाएगा। प्राइमरी जो होता है वो मेन आर्थिक स्थिति का सही पता लगाना ही होता है। एक आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ डिटेल्ड एंड एग्जॉस्टिव examination of the books of accounts at regular intervals throughout the year along with the accounting work। डैश लेखांकन कार्य के साथ साथ पूरे वर्ष नियमित अंतराल पर खातों की पुस्तकों की विस्तृत और संपूर्ण परीक्षा है। इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण, रेगुलर ऑडिट, नियमित अंकेक्षण, कंटिन्यूअस ऑडिट, सतत अंकेक्षण, स्पेशल ऑडिट, विशेष अंकेक्षण। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अंकेक्षण इस तरह का है जो कि एक नियमित का या फिर कह सकते हैं रेगुलर इंटरवल्स पर होता रहता है, लगातार पूरे वर्ष भर थ्रूआउट चलता रहता है, वो अंकेक्षण क्या कहलाता है। तो अंकेक्षण के बहुत से टाइप्स होते हैं, कितने तरह का होता है ये मैं आप लोग को पहले भी क्लासेस में समझा चुकी हूँ बहुत अच्छे से। यहाँ पर जो कह रहा है रेगुलर चलता रहेगा तो उसे कहते हैं हम कंटिन्यूअस ऑडिट, सतत अंकेक्षण। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसे चालू अंकेक्षण भी कहते हैं, तो यहाँ पर चालू अंकेक्षण भी लिखा हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इज डन विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। संपत्ति और देनदारियों को सत्यापन निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एसेट्स होती हैं या फिर जो लायबिलिटीज होती हैं उनका जो वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन क्या होता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को अच्छे से बताया था कि एक वेरिफिकेशन होता है और एक वैल्यूएशन होता है, यानी कि सत्यापन और मूल्यांकन। तो उसका उद्देश्य क्या है, to know whether the balance sheet exhibits a true and fair view of the state of affairs of the business। ये जानने के लिए कि क्या बैलेंस शीट व्यवसाय के मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टि को प्रदर्शित करती है। To find out whether the state were in existence, यह पता लगाने के लिए कि क्या संपत्ति अस्तित्व में थी। To find out the ownership and title of the asset, संपत्ति के स्वामित्व और शीर्षक का पता लगाने के लिए। To show correct valuation of asset and liabilities, संपत्ति और देनदारियों का सही मूल्यांकन दिखाने के लिए। तो यहाँ पर चार आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको ये देखना है कौन कौन सा सही है, उसी के अकॉर्डिंग आपको नीचे जो दे रखे हैं मैच करके उनको जो है सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कौन कौन से इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो पहला जो पॉइंट दे रखा था कि ये जानने के लिए कि जो भी एसेट है दिखा रही है, जो बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उसमें जो हमने सही अपने रखे हैं अकाउंट्स उसमें, तो एक्चुअल में वो सही दिखा भी रही है या नहीं दिखा रही है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा कि एक्चुअल में उसकी है या नहीं है, सही वैल्यूएशन पे दिखाई जा रही है कि नहीं दिखाई जा रही है। फिर पता लगाने के लिए कि क्या संपत्ति एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट है या नहीं। ऐसा इसलिए होता है ना कि एसेट हम स्टार्ट करते हैं कोई भी अपना बिजनेस, तो वहाँ पर परचेज कर लिया हमने और आप जानते हैं फिक्स एसेट है तो उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या होगा, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वो उस एसेट की वैल्यू घटती चली जाएगी और एक टाइम ऐसा आता है कि वो एसेट क्या होती है पूरी तरह से कह सकते हैं समाप्त हो जाती है। उसकी वैल्यूएशन जो होती है मेनली वो पूरी तरह से मार्केट में समाप्त हो जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, उसको पुनः स्थापित किया जाता है, यानी कि उसे चेंज किया करके दूसरे एसेट को हम लेकर के आते हैं। इसके लिए आप जानते ही होंगे डेप्रिसिएशन लगाता है, डेप्रिसिएशन फंड बनता है, वहाँ पर उसकी वैल्यू हम जो उसमें ट्रांसफर करते जाते हैं। उसके बाद जब आवश्यकता होती है तो वहाँ पर उसको जो है चेंज कर देते हैं, उससे चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि अपने हो सकता है डिप्रिसिएशन सही ढंग से ना लगाया गया और डिप्रिसिएशन का जो मेथड है वो सही ना हो, जिससे कि एसेट वैल्यू तो दिखा रही है पर एक्चुअल में एसेट उतनी नहीं रह गई। जैसे कि स्कूटी आपने अभी खरीदी 1 लाख की, टाइम टू टाइम इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आता है कि मार्केट वैल्यू 0 रह जाती है। भले वो स्कूटी आपके पास है लेकिन मार्केट वैल्यू उसकी क्या है, 0 हो चुकी होती है। तो इस वजह से क्या होता है, दिखाएंगे अगर आप तो उससे क्या होगा, जो आपकी बैलेंस शीट होगी वो सही वैल्यूएशन नहीं दिखाएगी, सही आर्थिक स्थिति को नहीं दिखाएगी। तो ये चीज देखना कि एग्जिस्टेंस में है भी या नहीं है, या आपने उसको सेल कर दिया लेकिन अभी भी अपने अकाउंट्स में आप दिखा रहे हैं, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति के स्वामित्व शीर्षक का पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में ओनरशिप उस व्यक्ति के नाम पर है भी या नहीं है, किसी और के एसेट को आपने अपनी बैलेंस शीट में दिखा रखा है। ये सब फ्रॉड होते हैं एक तरह के, जो करते हैं लोग अपने प्रॉफिट को घटाने के लिए, कम दिखाने के लिए। तो इसके लिए भी हो सकता है, या कभी कभी प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखाने के लिए इतना प्रॉफिट नहीं है जिससे कि मार्केट में जो शेयर्स उनकी वैल्यू बनी रहे। फिर संपत्ति देनदारियों का सही मूल्यांकन दिखाने के लिए ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चारों ही पॉइंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर चारों होंगे। तो ये पहला पॉइंट नहीं दे रखा है, ऑल करेक्ट यही हो जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज, एक सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त कंप्यूटेड पेंशन है।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी इनकम टैक्स की बात आए तो सबसे पहले ये चीज आपको देखनी होती है सरकारी कर्मचारी के लिए है या गैर सरकारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनको क्या दिया जा रहा है, पेंशन कमिटेड दी जा रही है। तो वहां पर क्या करना है, फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन 10, exempted up to ₹5 lakh per annum, exempted up to ₹2 lakh per annum, फुली टैक्सेबल पूरी तरह से करोगे। तो अगर पेंशन सरकारी कर्मचारी को दी जा रही है तो क्या है, वो फुली एग्जेम्प्ट होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। इस धारा को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट सेक्शन पूछ सकता है या कभी कभी मैचिंग में सेक्शन दे देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर किससे रिलेटेड है, ये आपकी जो सेक्शन 10 है उसकी सबसेक्शंस भी दे रखी हैं साथ में, तो उनको भी याद जरूर कर लीजिएगा। उसके अंडर में क्या है, ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होती है, फुली एग्जेम्प्ट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स ज्वाइंस अ जॉब ऑन 1 जुलाई 2019। जुलाई 2019 को उन्होंने, जो मिस्टर एक्स थे, उन्होंने जॉब को ज्वाइन किया था। उनकी मंथली सैलरी कितनी थी, 30,000 थी। हिज टोटल सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि मिस्टर एक्स जो थे उन्होंने 1 जुलाई 2019 को 30,000 रुपये प्रति माह वेतन के अकॉर्डिंग एक कहीं पर किसी संस्थान में एक नौकरी ली थी। आपको ये बताना है 2019-20 के लिए उनका कुल वेतन कितना होगा। यहाँ पर कोई भी आपको डेट दे सकता है। तो यहाँ पर मेनली क्या है, आपको ये देखना है कि कितने मंथ का वेतन आपको उन्हें देना है। तो यहाँ पर उन्होंने 1 जुलाई से ज्वाइन किया था। तो जो अकाउंट्स रखे जाते हैं वो आपको पता ही होगा, जो फाइनेंशियल ईयर चलता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च का चलता है। लेकिन यहाँ पर 1 अप्रैल नहीं, उन्होंने 1 जुलाई से ज्वाइन किया था। तो आपको 1 जुलाई से लेकर के जो आपका 31 मार्च तक है, आपको ये देखना है कि कितने मंथ हुए हैं। तो अगर हम वैसे चलें तो 1 जुलाई से आप काउंट कर सकते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो कितने मंथ हो जाएंगे। अगर जुलाई से हम काउंट करेंगे, जुलाई से मार्च तक का, मेनली यहाँ पर यही है बच्चे का ध्यान ना दे करके इसे आप जुलाई से दिसंबर तक जोड़ लेंगे तो गलत हो जाएगा। जब भी टैक्स की बात आए, इनकम टैक्स की बात की जा रही हो, तो आपको कैलेंडर याद रखना है 1 अप्रैल टू 31 मार्च का। दिसंबर को भूल जाइए, सिर्फ याद रखिए कि आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स को जो होता है फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग चलता है और फाइनेंशियल ईयर आपका यही रहेगा। जुलाई से मार्च तक आपको काउंट करना है। तो कितने मंथ हो जाएंगे जुलाई से मार्च तक के, तो जुलाई से मार्च तक के मंथ हो जाते हैं 9 महीने हो जाते हैं, 9 मंथ हो जाते हैं। वैसे भी अगर आप देख लीजिए, अप्रैल मई जून, उधर के 3 निकाल दीजिए तो भी आपके जो 12 में से 3 निकाल दीजिए, 9 ही महीने बचेंगे। कितना वेतन मिला है इन्हें, 30,000 रुपए का मिला है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए 30,000 को से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पर अब हमारे पास कितना आ जाएगा, आपको पता है ये 2,70,000 का आ जाएगा। तो 2,70,000 आंसर हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। इसमें बस थोड़ा सा जो मेन कंफ्यूज करने वाला पॉइंट यही था कि आप दिसंबर को अगर लेकर चलते तो गलत हो जाता, और अगर आपने ध्यान नहीं देंगे पूरे वर्ष भर का लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर इन्होंने मंथ स्पेशली बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, क्योंकि टैक्स में जितना भी प्रीवियस ईयर में मिला होता है उतना ही काउंट किया जाता है, जो नहीं मिला उसे आप काउंट नहीं करेंगे अपने आप से। एक आंसर है ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the aggregate of deduction under section 80C, section 80CCC and section 80CCD other than deduction in respect of employer's contribution and additional deduction under section 80CCD 1B shall not exceed dash। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो सेक्शन 80C होती है, 80CCC होती है या फिर 80CCD है, तो उस सेक्शन के अंतर्गत जो कुल मतलब कहने का ये है कि जो टोटल डिडक्शन दी जाती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें जो होता है तीनों को ऐड करके मैक्सिमम जो होगी लिमिट वो होगी 1,50,000, 1,50,000 से अबव नहीं होनी चाहिए, इतने तक ही दी जाएगी। अगर 1,80,000 की बन रही है तो भी 1,50,000 ही डिडक्शन दी जाएगी अधिकतम। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी आर डील्ड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। जो सैलरी होती है उसको जो टीडीएस का प्रावधान किया जाता है वो किस सेक्शन में आता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। जो टीडीएस लगता है वो किस सेक्शन में आता है, वो सेक्शन 192 में आता है, 192 में आता है। तो ध्यान में रखिएगा इसको भी। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, टैक्स डिडक्ट एट सोर्स, उद्गम स्थान पर कर की कटौती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। निम्न में से कौन बेचे गए माल की लागत में शामिल नहीं है।
यानी कि जो कॉस्ट शीट हम तैयार करते हैं वहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो निकाला जाता है उसमें हम क्या ऐड नहीं करेंगे, किस तरह के ओवरहेड या एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करते। ऑफिस ओवरहेड, कार्यालय परिव्यय, सेलिंग ओवरहेड, विक्रय परिव्यय, फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना परिव्यय, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रत्यक्ष व्यय, तो किसको शामिल नहीं करते। तो जो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं उसमें हमारा सबसे पहले तो प्राइम कॉस्ट आती है। प्राइम कॉस्ट में जितने डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल है, लेबर, उसको ऐड कर लेते हैं। उसके बाद हम उसमें ऑफिस जो फैक्ट्री ओवरहेड है सॉरी वो ऐड करते हैं। उसके बाद हम ऑफिस ओवरहेड ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या नहीं ऐड करते, हम सेलिंग ओवरहेड को ऐड नहीं करते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देते हैं तो उसके बाद हमारी कॉस्ट ऑफ सेल निकल के आती है, विक्रय की लागत निकल करके आती है, तो इसको हम ऐड नहीं करते। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मितव्ययी आदेश मात्रा पर जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ये मैं क्वेश्चन ले चुकी हूँ पहले भी, आप लोग को पता ही है कि कैसे इसको निकाला जाता है। इसका फॉर्मूला जो होता है तो इसको शॉर्ट में EOQ बोला जाता है। तो यहाँ पर EOQ भी सिर्फ लिखा हो सकता है, उसका मतलब भी आपका मितव्ययी आदेश मात्रा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही होगा। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है 2 इंटू आर एनुअल रिक्वायरमेंट, यहाँ पर आर की जगह ए भी लिखा हो सकता है, ठीक है। 2 इंटू आर और हो जाता है ओ, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग। फिर आ जाता है यहाँ पर CO भी लिखते हैं कभी कभी, कभी कभी सिर्फ O लिख देते हैं। वैसे अगर आप याद रखना चाहें तो यहाँ पर CO लिख दीजिए, तो आपको याद रहेगा कि इसको क्या कहा जाता है, ये क्या होता है ये। और फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग, इसे H लिख सकते हैं, CH भी हो सकता है, यहाँ पर CO भी लिख सकते हैं याद रखने के लिए आप। तो ये हो जाता है EOQ का फॉर्मूला। फिर अब आ जाता है कि क्या होता है जो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है कि जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है वो ग्रेटर देन होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज लेस देन होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट हो जाएगी, या फिर जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है या तो बड़ी होगी या तो बराबर होगी, अलग सिस्टम होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मितव्ययी आदेश मात्रा जो होती है वो क्या रहेगी, वो बराबर हो जाती है। जब भी हम EOQ के माध्यम से देखते हैं तो वहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारी होल्डिंग कॉस्ट दोनों इक्वल होती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम सॉल्व करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस को। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।